आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और ये एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस काउंसिल, और ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका नाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यानी कि CSE। और इस एग्ज़ाम को पास करके आप IAS, IPS, IFS वगैरह की जो सर्विसेज हैं उनमें जा सकते हैं, जिनकी फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस वगैरह। इस तरह की 20 के करीब जो हैं वो सर्विसेज होती हैं, जिनमें से आप किसी भी एक में जा सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ वर्ड सुने होंगे IAS ऑफिसर वगैरह या IPS ऑफिसर वगैरह। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। और इसके बाद आप किन किन पोस्ट तक आपकी जो है वो प्रमोशन हो सकती है उसको देखते हैं। तो कुछ सबसे पहले आपको ये यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है इसको पास करना होता है। अभी हम इसका सारा स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम मिलता है उनको करने के लिए, और कौन सा जो है वो कट ऑफ पेपर होता है और कौन सा क्वालिफाइड पेपर होता है। इसके अलावा पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप IAS ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाते हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी प्रमोशन कहाँ तक हो सकती है। इसी तरह से IPS का भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो है IAS के जो है वो एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हैं, आप इंटरव्यू तक चले जाते हैं, उसको पास कर लेते हैं, तो फिर उनमें से कुछ स्पेसिफ़िक सीट्स होती हैं, तकरीबन 10 के करीब, 10 से कम ज़्यादा थोड़ी बहुत। तो उनमें से जो हैं वो कुछ लोग आगे जाके कलेक्टर बनते हैं। कलेक्टर के बाद जो है वो डायरेक्टर बनते हैं। डायरेक्टर के बाद वो जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, और फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, देन वो सेक्रेटरी बनते हैं, और लास्ट पर वो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। यानी कि यहाँ तक आपकी प्रमोशन हो सकती है, यहाँ तक आप जा सकते हैं अगर आप एक IAS सर्विस में जाकर, मतलब IAS ऑफिसर हैं तो। उसके बाद अगर आप पुलिस वाली साइड पर जा रहे हैं तो आपने काफ़ी फेमस वर्ड है SP सुना होगा। SP के बाद आप DIG बन सकते हैं, उसके बाद आप IG बन सकते हैं, IG के बाद आप ADG बन सकते हैं, उसके बाद DG बन सकते हैं, देन DGP बन सकते हैं। यानी कि अगर आप पुलिस सर्विस में जा रहे हैं तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी वो होगी DGP। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी यहाँ पर मैंने ये शो किए हैं आपकी स्क्रीन पर, जो ये बेसिकली पोस्ट हैं, ये ओहदे हैं जिन पर आप जा सकते हैं, तो इनके लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है UPSC। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको जितने भी स्क्रीन पर वर्ड्स नज़र आ रहे थे उनका मतलब पता चल गया होगा। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूपीएससी को आप जो है पास करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्टेज पास करना होगी। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके पेपर्स को डिटेल में देखेंगे, इस तरह से मेंस के पेपर को भी डिटेल में देखेंगे, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स की बात भी करेंगे। तो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद जो है वो मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मीन्स टोटल 3 स्टेजेस हैं। इनको अगर आप पास कर लेते हैं तो आप जो भी आप मतलब आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है, आप अपनी उस जो है वो सर्विस में चले जाएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव की हो सकती है, फ़ॉरेन हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, इस तरह से और भी हैं, 20 होती हैं तकरीबन। तो ये 3 स्टेजेस हो गई हैं यूपीएससी की। हम हर स्टेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए वो है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हुई हो, और आप चाहे तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं, साइंस स्ट्रीम से आते हैं, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रीम से अगर आप आते हैं, आपने BA, BCom, BSc किसी भी फील्ड में की हुई है तो आप ये वाला पेपर दे सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 21 ईयर्स जो है मिनिमम होनी चाहिए। और फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या आपके मतलब थोड़ा इसमें है कास्ट वगैरह को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम जो है ईयर होने की जो लिमिट है वो 32, 35, 38 ईयर्स के होती है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके जो अटैम्प्ट्स होती हैं 6 होती हैं, और उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 तक यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो OBC जो हैं वो स्टूडेंट्स वो 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, और उनके लिए जो एज लिमिट है वो 35 के करीब होती है। वैसे थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है एज लिमिट। और जो SC ST जो है कैटेगरी वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, उस साइड से आते हैं, उनके लिए कोई अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं होती है, और इनके लिए एज लिमिट और भी ज़्यादा होती है। और कभी कभी तो मतलब ये चेंज होता रहता है, एज लिमिट नहीं होती है, कब मतलब जब तक ये चाहें एग्ज़ाम्स दे सकते हैं।
अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो इसमें सबसे पहले तो ये देख लें कि 2 पेपर होते हैं। एक को जीएस का यानी कि जनरल साइंस का पेपर होता है, दूसरा सीसैट का पेपर होता है। ये जो जनरल साइंस का पेपर और सीसैट दोनों ये जो पेपर हैं ये एमसीक्यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सीसैट के पेपर में टोटल आते हैं जी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और फिर उसको सोल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है और ये कट ऑफ पेपर है। अब कट ऑफ क्या होता है ये मैं भी आपको समझाता हूँ, उससे पहले नेक्स्ट वाला पेपर देख लेते हैं हम। सीसेट भी एक एमसीक्यूज़ टाइप का पेपर होता है जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलते हैं और ये एक क्वालिफाइड पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लें कि जो 33% मार्क्स वाला ये जो पेपर है, पेपर यानी कि 2 जिसका नाम है सीसैट, इसको पास करना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप समझें कि मेंस में नहीं जा सकते, प्रीलिम्स आपका फ़ेल हो गया। पर जो ये वाला पेपर है, पेपर 1 जो कि जनरल साइंस का है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें देखा जाता है कि ओवरऑल जो बच्चे हैं उनके पेपर अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं। अगर उनके पेपर अच्छे हुए हैं तो फिर जो कट ऑफ है, मतलब ऐसा समझें कि अगर ये हमारे पास 200 का टोटल मार्क्स का पेपर है तो इनमें से तकरीबन 10,000 बच्चे जो हैं उनको आगे भेजना होता है। तो वो देखते हैं कि 10,000 बच्चे कहाँ तक बनते हैं, किस मार्क्स तक बनते हैं। 120 से ऊपर हैं अगर मार्क्स वाले बच्चे 10,000 हो रहे तो वहाँ कट ऑफ रख लेते हैं यहाँ तक, या फिर इसी तरह से 100 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ऊपर देख लेते हैं मार्क्स वालों से, या फिर कभी बच्चों के बहुत अच्छे एग्जाम्स हो गए हैं तो इससे ज़्यादा का भी सोचा जा सकता है कि वहाँ तक के स्टूडेंट्स को रख लिया जाता है। तो मीन्स आपने के जो जीएस पेपर है इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 33% ले लिए तो आप पास हो जाओगे, या आपने 50% मार्क्स ले लिए तो आप पास हो जाओगे। इसमें पास होने की जो है वो कोई गारंटी नहीं होती है, ये तो डिपेंड करता है कि कट ऑफ का क्या हिसाब किताब रहता है उस ईयर जिस ईयर आप पेपर देते हैं। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें अगर आपने 33% ले लिए हैं मार्क्स तो आपका पेपर पास हो जाता है, इसमें आपका कोई कट ऑफ नहीं होता है, ये सिंपल क्वालिफाई करने वाला पेपर होता है। और इन दोनों पेपर्स के लिए एक बात याद रखें कि इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मीन्स आपको ध्यान से जो है वो MCQ सोल्व करने होंगे, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देन अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, वैसे ये एक याद रखें कि टोटल तकरीबन 10 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद उनमें से 5 to 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से तकरीबन 10,000 ही मेंस तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी मतलब ये मुश्किल टेस्ट होता है, पेपर होता है। और फिर उस कट ऑफ की वजह से भी काफ़ी बच्चे जो हैं अगर थोड़ा बहुत पेपर अच्छा हो जाए, कट ऑफ ज़्यादा रख दिया जाए तो वो फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होते मतलब समझ वो आगे नहीं जा पाते मेंस तक। अब जब मेंस की बात करते हैं तो इसकी अब हम थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। मेंस में सबसे पहले तो ये देखें जो पेपर नंबर 1 और 2 है, यहाँ पर वो क्वालिफ़िकेशन मतलब वो क्वालिफ़ाई करने वाला पेपर है। अगर आपने आगे जाना है तो पेपर 1 और 2 को लाजमी पास करना होगा। तो जो पेपर 1 और 2 है उसको पास करने के लिए आपको, ये लैंग्वेज का पेपर होता है, जो पेपर 1 है वो भी लैंग्वेज का है, पेपर 2 भी लैंग्वेज का होता है। पेपर 1 मोस्टली जो है इंग्लिश का होता है, पेपर 2 में आपके पास 22 ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी को जो है वो प्रेफर करते हैं, पर आप किसी भी लैंग्वेज में जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है उसमें आप उस सेकंड वाले पेपर को दे सकते हैं। और इनमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लेने होते हैं और एक पेपर में 25% आपको मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप इतने मतलब मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आप मेंस में फ़ेल हो जाएंगे, चाहे आपके आगे जो टोटल 9 पेपर हैं, बाकी जो 7 पेपर हैं उनमें आप चाहे 90% ले आएँ। अगर आप इन लैंग्वेज वाले पेपर्स में फ़ेल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका मेन जो है वो फ़ेल हो गया है, आप दोबारा से ट्राई करेंगे। उसके अलावा जो पेपर 3 और to 9 है, इन सब का टोटल किया जाता है और टोटल करके उनमें से जो है वो परसेंटेज सेट की जाती है और फिर उसके हिसाब से कट ऑफ रखा जाता है। वही कट ऑफ का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता दिया है मैंने। इनमें से तकरीबन 1000 के करीब जो हैं बच्चे आगे लेके जाए जाते हैं इंटरव्यू वाली स्टेज पर। अब यहाँ से 2 चीज़ें और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको देखनी है कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। मींस पहले जो 2 एग्ज़ाम थे प्रीलिम्स के वो थे ऑब्जेक्टिव टाइप, ये है सब्जेक्टिव टाइप। इनमें आपको प्रॉपर लिखना होता है, जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस या आपने इंटर में जो आपने क्वेश्चंस किए थे या आपने मैट्रिक में जिस तरह से पेपर लिखा था, बिल्कुल इसी तरह से पेपर लिखना होता है। और टोटल इसमें जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750 मार्क्स, यानी कि ये जो लास्ट वाले 7 पेपर्स हैं इनके मार्क्स काउंट किए जाते हैं।
तो अब जो थर्ड वाला पेपर होता है वो होता है ऐसे का, और वो 250 मार्क्स का होता है। इसी तरह से अच्छा, ये जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं, पर इनके जो मार्क्स हैं ये मेंस के टोटल में काउंट नहीं किए जाते हैं। बस अगर आपने ये पास कर लिए हैं तो आप क्वालिफाई कर गए हैं। थर्ड पेपर ऐसे का होता है, उसके बाद जीएस का पेपर 1 होता है, फिर जीएस का कोर पेपर होता है, फिर तीसरा पेपर भी जीएस का होता है, चौथा पेपर भी। इन सब का सिलेबस आपको जो है वो मैं स्क्रीन पर हल्का फुल्का शो कर सकता हूँ, बट डिटेल में आपको इनका सिलेबस देखना होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबका सिलेबस सेम होगा। और इनमें एक पेपर एथिक्स का भी होता है। लास्ट पर आपके पास जो पेपर नंबर 8 और 9 है वो ऑप्शनल होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको रखते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर लेते हैं। इनके मार्क्स भी 250 ही होते हैं। तो ये टोटल ये आखिरी जो पेपर बनते हैं हमारे पास 7 जो पेपर हैं, इनके आपको टोटल मार्क्स अगर आप करेंगे तो 1750 बनते हैं। ये मार्क्स के साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। खैर, तो ये हो गए हमारे सारे मेंस के पेपर, और मैंने पेपर बता दिए आपको कि ये वाले होते हैं, और उनमें से 2 पेपर जो थे वो क्वालिफाई करने के लिए थे, आप उनको उनमें पास करना ही करना है। बाकी सबका वो टोटल करके वो परसेंटेज देखी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेप होता है, ये जो 1000 स्टूडेंट्स जो इस वाले पेपर को पास कर लेते हैं उनको आगे भेजा जाता है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि सबसे पहले नंबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन क्वालिफाई कर लेगा बंदा वही जो है एस्पिरेंट वो आगे आएगा। तो उसके बाद इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 275 मार्क्स। इस तरह से जो मेंस के मार्क्स होते हैं और जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं उनको मिलाकर आपका बनता है 2025 नंबर का टोटल। टॉप 1000 करके जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली जॉब मिलती है, सीट के ऊपर होता है, इसके राउंड अबाउट कुछ सीट्स होती हैं, तो उनमें से आपको फिर उस सर्विस में भेजा जाता है जिसमें आपने प्रेफरेंस की हो, या फिर जिसमें आपका जो है वो कह लें कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग आपको उसमें सेंड कर दिया जाता है। अभी हम जो है वो इसको भी देखते हैं कि जो स्टार्टिंग सैलरी है एक IAS की वो कितनी होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्वालिफाई कर गया पर्सन, जिसने UPSC एग्ज़ाम पास कर लिया है, उसको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी मिलेगी। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये मैं यानी कि ट्रेनिंग के बाद जो आप स्टार्टिंग सैलरी शुरू करते हैं वो होती है 56,100 पर मंथ। ये आप एक मंथ का इतने पैसे आपको मिलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाती है उसमें आपकी सैलरीज़ और बाकी जो अलाउंसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे उस पोस्ट के साथ। और कहाँ कहाँ तक आपका जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी किस किस पोस्ट तक प्रमोशन हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको UPSC करने का शौक़ है, ताकि उनको मेन जो है इन्फॉर्मेशन वो मिल जाए।